नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम हॉल में। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे 4 सितंबर का द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस। और दोस्तों, इस एनालिसिस का समरी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नीचे दिया गया लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और हिंदू की ही नहीं बल्कि और भी स्टैटिक पोर्शन के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको उसमें फ्री में मिलेंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो सबसे पहली खबर मैं शुरू करूँगा एक एडिटोरियल से जो आप सामने देख सकते हैं। मिस्टर नंदलाल मिश्रा ने लिखा हुआ है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 पे इन्होंने कुछ टिप्पणी की है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो इंडेक्स है ये कम्प्लीटली फेक इंडेक्स है। लेकिन कुछ बातें इसमें जो कही गई हैं उस पर हमें देखने और विचार करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें तैयार रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो ये इंडेक्स बातें कह रहा है, जो जिस लेवल पे हमारे देश को इसने रखा है, ये सारी चर्चा हम करेंगे और क्यों मैं इसको फेक कह रहा हूँ और ऐसे क्या डेटा है जिससे आप भी सुन के ये समझ जाएंगे कि ये कितना फेक इंडेक्स है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मिस्टर नंदलाल मिश्रा क्या कह रहे हैं, जो ऑथर हैं इस एडिटोरियल के, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अच्छी बातें इन्होंने भी कही है, लेकिन ये रिपोर्ट मुझे फेक लगी है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या बातें ये कह रहे हैं और ये रिपोर्ट फेक क्यों है। देखिए, फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया की बात ही कर रहे हैं। हमारा देश फूड का मेजर प्रोड्यूसर है, सप्लायर है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे देशों में फूड सप्लाई बैन किया है, रोका है, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार जो प्रोड्यूस है वो कम हुई है। लेकिन लार्जेस्ट सप्लायर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद भी हमारे यहाँ जो फूड शॉर्टेज है, फूड इनसिक्योरिटी है, वो कंसिडरेबली हाई है। किसके हिसाब से? इस रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी सीवियर लेवल पे है, बहुत ही ज़्यादा हंगर है। और उसके इंडेक्स को इसने प्रकाशित किया है। हालांकि न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन अभी चर्चा में है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 की, ये हमारे देश को 121 कंट्री में 107 पोजीशन पे रखा है। मतलब 121 कंट्रीज़ का इसने 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 आकलन किया और उसमें उसको ये लगा कि इन 121 कंट्री में हमारा देश 107वें नंबर का भूखा देश है। मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग दोस्तों, हाफ में भी नहीं है, हाफ से भी काफ़ी पीछे। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो बहुत सारे अक्रॉस द जो कंपोनेंट्स हैं वो उस पर जांचता है, परखता है किसी देश के जो सीवियरिटी है हंगर की, उसको। तो वो बहुत सारी जो इनके कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे इनके जो मापदंड हैं, उसके हिसाब से इंडिया 107th कंट्री है वर्ल्ड में। और ये क्या मेजर करता है? ये अंडर नरिशमेंट मेजर करता है और हंगर मेजर करता है अक्रॉस 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशंस क्या है दोस्तों? कैलोरी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और अंडर 5 मोर्टेलिटी। ये 3 चीज़ें होती हैं जिस पे ये मेजरमेंट किया जाता है। और इनके हिसाब से इंडिया जो है 224.3 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल हैं। मतलब इनको नरिशमेंट सही से नहीं मिल रहा है। इनको देखिए, नरिशमेंट और हंगर दोनों में अंतर है। हंगर में क्या है दोस्तों? आपको खाना मिल ही नहीं रहा है, आप खाने के लिए आप तरस रहे हैं, आपका पेट ही नहीं भर रहा है। लेकिन अंडर नरिशमेंट में क्या है दोस्तों? आपको खाना तो मिल रहा है लेकिन वो न्यूट्रिशियस खाना नहीं है, उससे आपके शरीर का पोषण नहीं हो पा रहा है। आपका पेट तो भर जा रहा है लेकिन जो न्यूट्रिशंस, जो वाइटल जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, तो उसको अंडर नरिशमेंट कहते हैं। और जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अंडर नरिश्ड पीपल कहते हैं। अब देखिए, स्टेट हंगर इंडेक्स की भी बात इन्होंने कही है कि ये जैसे जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसी तरह स्टेट हंगर इंडेक्स भी प्रकाशित किया जाता है। उसमें भी स्टनिंग वेस्टिंग मोर्टेलिटी देखी जाती है और मोर्टेलिटी देखी जाती है अंडर 5, मतलब 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी देखी जाती है। और उनका बॉडी मास इंडेक्स भी यूज़ किया जाता है अंडर नरिशमेंट को मापने के लिए। अब देखिए, इसका स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है। 0 मतलब कि बहुत बढ़िया, और जैसे जैसे आप 100 की तरफ जाते जाएंगे सिचुएशन बढ़ती जाती है। जैसे अगर 10 के नीचे है स्कोर तो लो हंगर हुआ, मतलब वहाँ हंगर कम है, हंगरी लोग कम है। 10 से 20 के बीच में मॉडरेट हंगर होते हैं और 20 से 30 में सीरियसली हंगर लोग होते हैं। 30 से 40 में अलार्मिंग सिचुएशन है और 50 के ऊपर एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें आप सोच नहीं सकते। इंडिया का स्कोर समवेयर बिटवीन 20 और 30 है, मतलब सीरियस कंडीशन में है। अब देखिए, कुछ स्टेट्स की बात करें तो देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ 35 हैं। 35 मतलब
अलार्मिंग कंडीशन में है। जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ये नेशनल एवरेज से मतलब 29 नेशनल एवरेज है उसके अबव इन्होंने स्कोर किया है। 29 मतलब सीरियस कंडीशन और 35 मतलब अलार्मिंग कंडीशन। अब देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ जो है उसने सबसे बढ़िया स्कोर किया है 12, और सिक्किम, पौंडीचेरी, केरला ने भी 16 से कम स्कोर किया है, मतलब यहाँ पे भुखमरी की समस्या उतनी बड़ी नहीं है। अदर स्टेट्स जो नेशनल एवरेज के बिलो हैं वो, लेकिन वो 20 के ऊपर हैं, मतलब 20 से 29 के बीच में है जो और भी स्टेट्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ 35 स्कोर है, मतलब जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में है अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल स्टेट हंगर इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल के हिसाब से हमारे GHI स्कोर है वो डिटोरिएट होती रही है हर साल। ये देखिए ये मतलब क्यों डिटोरिएट होती रही है, ये इसलिए डिटोरिएट हुई है क्योंकि हमारे जो कैलोरी अंडर नरिशमेंट है वो बढ़ती गई है। मतलब हमारे यहाँ देखिए पॉइंट वाली बात ये है कि हमारे यहाँ हंगर नहीं बढ़ा है, हंगर लोग भूखे कम हैं लेकिन लोग अंडर नरिश ज़्यादा हैं ऑथर के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रोपोर्शन है कैलोरी अंडर नरिशमेंट का वो 2020 में 16.3 तक पहुंच गया। और ये जो मतलब जो स्थिति हमारी 2009 में थी उसके बराबर ये हो गया। ये कौन कह रहा है? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ने भी न्यूट्रिशनल इनटेक के अंदर कुछ डेटा प्रकाशित किया था 2011-12 में, जो कि हमारे देश में जो कैलोरी अंडर नरिशमेंट है उसकी सीरियसनेस की बात उसने भी कही है। लेकिन दोस्तों, कैलोरी अंडर नरिशमेंट का मतलब कतई नहीं है हंगरी, मतलब आप भूखे नहीं हैं, आपके नरिशमेंट कम है, आपके देश में आपके शरीर में वाइटल जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम जा रहे हैं, लेकिन भूखे आप नहीं हैं। अब देखिए दोस्तों, चैलेंजेस क्या हैं जो हंगर को एड्रेस करना है, जिससे हमें लड़ना है, वो है फूड इनसिक्योरिटी, हंगर और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। ये 3 मेन चैलेंजेस हैं। और इनके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग, और बहुत चाइल्ड वेस्टिंग पे हमारा जो देश है वो बहुत पुअरली परफॉर्म करता है, बहुत सारे जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनसे भी नीचे है। ये कौन कह रहा है? ये रिपोर्ट कह रहा है। ये हमारे गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ये इस रिपोर्ट का डेटा है कि चाइल्ड वेस्टिंग में हम बहुत सारे अफ्रीकन नेशन से भी नीचे हैं। और जो हमारे 1/3 चिल्ड्रन हैं 5 के अंदर, वो स्टंट हैं और अंडर वेट है, मतलब कि वो छोटे हैं हाइट में और वेट उनकी कम है। और जो 1/5 स्टूडेंट बच्चे हैं वो वेस्टिंग से, ये सारी चीज़ें जो है स्टनिंग, अंडर वेट, वेस्टिंग, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये कहता है हमारा NFH55 डाटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है ये कहता है, ये 1/3 चिल्ड्रन की बात कर रहा है दोस्तों, और उनको स्टंट, अंडरवेट और वेस्टिंग से सफरिंग बता रहा है। लेकिन एक चीज़ गौर करिए, हंगरी इसमें कोई नहीं है, सब लोग अंडर नरिश्ड हैं लेकिन हंगर से कोई प्रभावित नहीं है इसमें। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं काम की बात में। अब ये जो रिपोर्ट है ये इतना फेक है कि इसने हमारे देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका से भी पीछे रखा है। अब आप दोस्तों, इन देशों का हाल आप समझ सकते हैं। श्रीलंका अभी बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है और इंडिया ने इसको लोन दिया है, इंडिया ने इसको पैसे दिए हैं, तब तो जाके ये उभरे हैं। इंडिया, जापान की हेल्प से ये अपने क्राइसिस से उभरे हैं। और इनकी जो हंगर में रैंकिंग है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, ये 64th रैंक पे है, इंडिया 107 पे, 64th पे है। और तो और अब दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो 99 रैंक पे है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फेक रिपोर्ट है। अब पाकिस्तान में अभी कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा फूड क्राइसिस है, कुछ ही दिनों में नहीं, अभी भी पाकिस्तान में लगभग 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं और लगभग 300 रुपये किलो वहाँ आटा चावल बिक रहा है। मतलब वहाँ के लोगों को खाने की वांदे पड़ गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो हंगर का स्टेटस है वो इंडिया से सही है, मतलब इंडिया 107 पे है और ये 99 है। इनकी क्या स्टैटिस्टिक्स है ये भगवान जाने। और ये क्यों ऐसा करते हैं ये आप समझ सकते हैं। ये जब आप समझ सकते हैं कि इंडिया एक राइजिंग पावर है, हमने चांद पे अपना मिशन भेज दिया, सूर्य पे भी भेज दिया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अब कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को सीधे चैलेंज कर रहा है। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों कह रहा हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ को सीधे हमारी जो तरक्की है वो चैलेंज कर रही है। हमारी बहुत सारी जो ऐसी
फील्ड्स हैं, जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ बहुत काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो पब्लिक तो हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो इंडिया को डिफेम करने के लिए, कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को कम करने के लिए, इसकी ग्लोबल छवि को ख़राब करने के लिए इस तरह के इंडेक्स निकाले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, उसमें भी इंडिया की रैंक काफ़ी पीछे है। उसके अलावा दोस्तों जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जहाँ पे आप ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातें होती हैं उसमें इंडिया को बहुत पीछे रखा जाता है। और ये सारे इंडेक्स दोस्तों निकलते हैं ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी के इंस्टीट्यूशन से, और कुछ कुछ यूएस के भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऐसे इंडेक्स निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में होते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों एक एंटी इंडियन लॉबी बहुत ही तरीके से काम कर रही है, और वो हमारे देश को डिफेम करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स में इन्फ्लुएंस करती रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रिपोर्ट निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, अभी आप समझेंगे कि क्यों ऐसा रिपोर्ट भैया इंडिया के अगेंस्ट जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ये दोनों इस रिपोर्ट को निकालते हैं और हर अक्टूबर में निकालते हैं। तो 2021 में भी ये रिपोर्ट निकली थी, और अब 2022 में ये रिपोर्ट निकली है जिसमें 107 रैंक है इंडिया की, और ये काफ़ी पीछे चला गया है इंडिया इसमें। 2021 में इंडिया की रैंक दोस्तों, 2021 में इंडिया की रैंक 96 थी, अब 96 थे वो 107 पे चला गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे इंडिया चला गया है। अब देखिए इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उस पर बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए अंडर नरिशमेंट। अब अंडर नरिशमेंट की बात क्या हो रही है, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन हुज कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट। दोस्तों अभी कैलोरी इनटेक मतलब ये एक ऐसा टर्म ला दिया गया है कि अगर कैलोरी इनटेक पे मेरी और आपकी भी टेस्टिंग कराई जाए तो हम लोग अंडर नरिश पाए जाएंगे। हमारे देश में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी मोटे तगड़े होते हैं, उनको ओबेसिटी में दिखा दिया जाएगा। जो थोड़े पतले दुबले होते हैं, वेल ऑफ फैमिली में होते हैं, उनको वेस्टिंग स्टनिंग में दिखा दिया जाएगा। तो ये सब दोस्तों, ये सब जो इनके कंपोनेंट्स हैं, ये सब इनके जांच करने का तरीका है। अगर ऐसे में आए तो लगभग हर घर में 2-3 अंडर नरिश लोग तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे देश का जो खाने पीने और जो हमारे देश के लोगों की शरीर की बनावट है वो वेस्टर्न से काफ़ी अलग है। और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, इनके जो मापदंड है, ये टेस्ट करने की किसके अंदर कैलोरी इंटेक कम है, किसके अंदर ज़्यादा है, वो काफ़ी डिफरेंट है। अब देखिए इस पर टॉप कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ये खैर हर इंडेक्स में टॉप पे रहती हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इनके पास पॉपुलेशन इनकी बढ़ती ही नहीं है, ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं और हम पॉपुलेशन घटाने के लिए लॉज लाते हैं। तो ये पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लॉज लाते हैं। तो दोस्तों इन कंट्रीज़ से कोई ऐसा इंडेक्स जिसमें इन कंट्रीज़ को भी रखा जाए और हमारी कंट्री को भी रखा जाए और इनसे हमारी तुलना की जाए, इनको टॉप पे रख के हमें 107 110 नंबर दे दिया जाए, रैंक दे दी जाए, तो ये एक बहुत ही वाहियात चीज़ है, एक बहुत ही फेक खबर है। हमारे देश में डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम फूड इनसिक्योरिटी की है, लेकिन दोस्तों आप खुद भी अपने अगल बगल देख सकते हैं कि हमारा देश एज सच हंगरी नहीं है। हमारे देश का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है 2013 से दोस्तों, वो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को कवर करता है। इवन जो आप सड़क पे भिखारी देखते हैं जो भीख मांगते हैं, वो भी भूखे नहीं सोते हैं। वो कुछ तो अभी देखिए मुंबई में खबर आई थी कि 40 करोड़ रुपीज़ एक भिखारी थे उनके पास था, और ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट बेगर्स इन द वर्ल्ड। तो मतलब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई भूखा सोता है रात में हमारे देश में। अब तो बिल्कुल नहीं होता ऐसे। कुछ ट्राइबल विलेजेस हैं हमारे देश में जो एकदम सुदूर विलेजेस हैं, वहाँ कुछ ऐसी खबरें पास्ट में ज़रूर आई हैं, बट एटलीस्ट एज फार एज अर्बन एरिया इज़ कंसर्न, यहाँ हंगर बिल्कुल नहीं है, लोग भूखे नहीं सोते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा मिलता है। वो हमसे आपसे ज़्यादा सजग हैं अपने अधिकारों के बारे में और इन स्कीम्स के बारे में, क्योंकि इनको वहाँ फ्री राशन मिलता है। और कुछ ऐसे स्टेट है जो दोस्तों जहाँ पे तो लोग काम ही नहीं करते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पे इतनी पॉपुलस स्कीमें चलती हैं कि वहाँ लोग काम ही नहीं करना चाहते। उनको फ्री में मतलब 1 रुपये किलो राइस मिल जा रहा है, 2 रुपये किलो गेहूँ मिल जा रहा है, तो वो क्यों काम करेंगे? उनके पास तो इतना तो वो अफोर्ड कर ही लेते हैं। इसी पे दोस्तों अगला हमारा जो हमारा अगला आर्टिकल है वो इसी पे है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इस पे बातें कही हैं जो हम अगला डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आप दोस्तों इस स्टैटिस्टिक्स से देख सकते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमसे लगभग 8 पोजीशन ऊपर है हंगर इंडेक्स में। वहाँ लोग कम भूखे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे देश में। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम मोदी जी ने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है फिजिकल इम्प्रूडेंट पॉलिसीज पॉपुलिज्म अफेक्ट द पुअर। देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो कि पॉपुलिस्ट होती हैं वो पुअर को अफेक्ट करती हैं। मतलब कि वोट पाने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी हम बना सकते हैं जो कि पुअर को अफेक्ट करती है। जैसे एक, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोग इस एग्जांपल से मेरे एग्री ना करें, लेकिन ये एग्जांपल डेफिनेटली है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको मिनिमम गारंटीड पेंशन देता है, मतलब आपके बेनिफिट्स डिफाइंड है उसमें। लेकिन दोस्तों, इससे क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट्स हैं, लगभग आप समझ सकते हैं कि 55 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स इस समय हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होते हैं, अगर आप उनके बेसिक पे के हिसाब से एक पेंशन फिक्स करेंगे, तो धीरे धीरे जब इनकी पॉपुलेशन रिटायर्ड पीपल की बढ़ती जाएगी तो उससे हमारे एक्सचेकर पे बहुत खर्चा बढ़ेगा। और खर्चा बढ़ने पे वो खर्चा कौन वहन करेगा? हमारी आने वाली जनरेशन, जो कि टैक्स पे करेगी। तो अगर अगर फौजियों को सेना में ये स्कीम दी जाती है तब तो समझ में आता है, क्योंकि भाई इनको मिलिट्री को अभी भी अट्रैक्टिव रखना है ताकि लोग इसमें जाएं, पेंशन के लिए, पे के लिए लोग जाएं, लोग मोटिवेट हों। लेकिन अगर दोस्तों ये सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अगर ये मिलता रहेगा तो इससे हमारे एक्सचेकर पे बहुत ही बोझ पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा और इसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे ये जो पैसे हैं जो उनके पेंशन में जाएंगे, वो बहुत सारा पैसा हमारे देश में जो गरीब हैं उनको उनको उनके लिए स्कीम्स बनाने में, उनको हंगर पावर्टी से निकालने में उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस पे देखिए दोस्तों, बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स ने इसको रजिस्ट्रेट किया है, और हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी कहा कि इस स्कीम की वजह से जो ये सस्टेनेबिलिटी लेवल है वो जो स्टेट्स हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका जो एक्सचेकर है वो आगे आने वाले समय में इसकी वजह से कोलैप्स कर सकता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन दोस्तों, अब मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ने क्या कहा है इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच से अब हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे जाना है। देखिए दोस्तों, ये मेंस के लिए इसमें इन्होंने इतने सारे फॉर्डर पॉइंट आपको दिए हैं कि अगर आप ये अपने आंसर्स में लिख देंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो इन्होंने देखिए दोस्तों लिखा है जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच से अब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पे जाना चाहिए। हर देश जीडीपी अपनी बढ़ाने में लगी हुई है। जीडीपी रेट XYZ, मतलब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, चाइना का जीडीपी ग्रोथ पे हर जगह कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लोग भूल जाते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर का हमारे कहना है कि अब जीडीपी से हमें हट के ये देखना चाहिए कहाँ लोग खुश हैं, कहाँ लोगों की तरक्की हो रही है, कहाँ लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने G20 समिट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बात की। जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे जो बाइडन, फुंकिशो किनशाता, ऋषि सुनाक, और सऊदी अरब के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये सारे लोग G20 में आए। तो इससे ये दिखाता है कि अब हमारे कंट्री का जो स्टैचर है वो काफ़ी वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में ऊंचा हो गया है। वो अलग बात है कि रशिया के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग सब रीज़न जानते हैं ऐसा क्यों है। लेकिन जो वर्ल्ड है अब इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसको बहुत सीरियसली ले रही है। और अब देखिए, सबका साथ सबका विकास मॉडल की बात की जा रही है, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस है। तो देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आप सबका साथ सबका विकास का टर्म का यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर्स में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, जहाँ पे पावर्टी बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे हेल्थ सबसे हेल्थ फैसिलिटी सबसे अच्छी होंगी, एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा होगा, जहाँ पे करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की कोई जगह नहीं होगी। और दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेब्ट क्राइसिस की भी बात की कि इलरिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल पॉलिसीज जो वर्ल्ड अडॉप्ट की, कुछ कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की, उसकी वजह से डेब्ट क्राइसिस पूरी दुनिया में आया, जहाँ जिससे दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रभावित हुई, लेकिन उसका प्रभाव इंडिया में कम है। क्यों कम है दोस्तों? क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो मेनली डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसीलिए देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता तो चाइना जैसा हाल हमारा भी होता। चाइना में जैसे स्लो डाउन पड़ा है वो उसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की वजह से है, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। वी आर इम्पोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग इट डोमेस्टिकली। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन एक्सपोर्ट में हम अभी चाइना इतने कंपटीटिव नहीं है।
इसी वजह से जो ग्लोबल टर्मोइल्स हैं उसकी वजह से हमारे देश के इकोनॉमी बहुत असर नहीं पड़ता है, हालांकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी बातें कही गई और उन्होंने यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो यूएन है वो 1952 वाली है और ये जो करंट ग्लोबल रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करती। 5 कंट्री यहाँ परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन के बैठे हुए हैं, लेकिन अब ग्लोबल रियलिटीज़ इंडिया, ब्राज़ील और अफ्रीकन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ की है। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी जीडीपी है, तो अब इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने साइबर थ्रेट्स और टेररिज्म की बात की। उन्होंने बात की कि जैसे डार्क नेट, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी यूज बाय टेररिस्ट, फेक न्यूज़, डीप फेक न्यूज़, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि वर्ल्ड में एक साइबर सिक्योरिटी ऑर्डर बना रहे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखिए मेंस फॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसरो की अचीवमेंट की बात कही जा रही है, ये भी एक एडिटोरियल है। तो इसमें देखिए अभी हाल ही में हमारा जो रोबोटिक रोवर है वो मून के साउथ पोलर रीजन में पहुंच गया। वो सारे जितने भी काम उसको अलॉट किए गए थे उसने सारे काम कर दिए। ये दिखाता है कि हमारा जो इसरो है अब वो एक मैच्योर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। इसके अलावा हमने आदित्य L1 को भी लॉन्च किया, जो कि हमारा पहला सोलर मिशन है और वो सोलर साइंस को स्टडी, एडवांस सोलर साइंस को स्टडी करने में दुनिया की हेल्प करेगा। सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया के साइंटिस्ट की सबकी हेल्प करेगा, इसलिए ये ह्यूमैनिटी का मिशन है। अब देखिए इसके अलावा जो हमारा लूनर ऑपरेशन है वो बहुत ही स्विफ्ट रहा, बहुत ही अच्छा रहा, जिससे ये दिखाता है कि हमारा जो इसरो है अब वो दुनिया के जो टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें से एक है, और ना ही टॉप दोस्तों अब कंपीटिंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आप एक नज़र देखें तो इसरो का कंपटीटर अब सिर्फ नासा ही नज़र आता है, क्योंकि और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को अब ये बहुत जल्दी पीछे छोड़ रहा है। अभी इससे नासा से सीधे कम्पीट कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसरो जो है अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सस्ते दामों में लॉन्च करता है, इसलिए इसरो की तरफ अब दुनिया एक ऑप्टिमिस्टिक नज़र से देख रही है कि इनके जो स्पेस मिशंस हैं, उनके जो स्पेस पेलोड्स हैं, वो इसरो काफ़ी कम रेट में और काफ़ी इफ़िशिएंटली स्पेस में पहुंचा सकता है। उसके अलावा दोस्तों सन के सीक्रेट्स को भी अब आदित्य L1 स्टडी करेगा, मल्टीपल वेवलेंथ सन की पढ़ेगा बाय यूजिंग इट्स पेलोड। 6 पेलोड वहाँ गए हैं, जिसके बारे में मैं कल आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और वो जो सन की करोनल हीटिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ से जो रेडिएशंस आते हैं, वो सारी स्टडीज़ वो करेगा और उसका इन्फॉर्मेशन इंडिया में और वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं उनको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सन की जो आउटर लेयर है, जो कोरोना से फ्लेयर्स निकलते हैं, वो सारी स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब दोस्तों इसरो की नेविगेशन स्किल्स पे भी जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि देखिए इसरो की नेविगेशन स्किल जब ये सफल लॉन्चेस करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि इसरो की नेविगेशन स्किल कितनी एडवांस हो चुकी है, और वर्ल्ड में जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बराबर अब आके यहाँ की नेविगेशन स्किल खड़ी है, और कहीं ना कहीं उनके बराबर नहीं, उनसे अच्छी भी है। क्योंकि अब हम 1 या 2 अटेम्प्ट में अपने जो मिशंस हैं, जो बहुत ही क्रूशियल और कॉम्प्लेक्स मिशंस हैं, उनको हम सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं। और वहीं पे नासा और ESA जैसे स्पेस एजेंसीज़ हैं, उनको एक कॉम्प्लेक्स मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने में 10 या 12 मिशंस लगते हैं, जबकि हमें वही कॉम्प्लेक्स मिशन 1-2 अटेम्प्ट्स में हम उसको हासिल कर लेते हैं। तो इसी बात पे पुशिंग द बाउंड्रीज़ की बात कही जा रही है कि अब जो इसरो है वो ये नासा, ESA जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे निकल रहा है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 10 साल 10 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत सारे ऐसे स्पेस प्रोग्राम्स होंगे जो हमें इन स्पेस एजेंसीज़ के बराबर लाके खड़ा कर देगा, और फिर हमारी टक्कर इनसे सीधे सीधे होगी स्पेस रेस में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में दोस्तों हमने कल बहुत डिटेल में बात की थी, आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक आर्टिकल द हिंदू में निकला है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। वो मोर और लेस वही बातें कही गई जो मैंने कल आपको बताई थी अपने वीडियो में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और इसका पूरा समरी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। सारी बातें वही कही गई हैं, बट कुछ आगे पीछे चीज़ें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्डर पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज कि ये आपके एग्ज़ाम्स में
खासकर मेंस एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, स्टडी एशिया ऑस्ट्रेलिया फेयर एक चल रहा है चंडीगढ़ में, और वो 5 सिटीज़ में भी चलेगा। उसका इस फेयर का मेन मोटिव क्या है? टू अट्रैक्ट इंडियन स्टूडेंट टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आएँ, वहाँ पढ़ाई करें, वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करें। कैसे? डेफिनेटली फॉरेन रिजर्व प्रोवाइड करा के। और ये किसने किसने लॉन्च किया है, किसने इस इवेंट को लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन में, जिसको हम ऑस्ट्रेड भी कहते हैं। और ये एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इंटरनेशनल ट्रेड को देखती है वहाँ पे। और चंडीगढ़ के अलावा ये जो फेयर है वो दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में भी इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये, जैसे कि मैंने बताया, ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाएँ और पढ़ाई करें। और अभी करंट सिचुएशन क्या है? लगभग 98,000 इंडियन स्टूडेंट्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट की। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है दोस्तों? आप खुद जांच करके बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म को अब एक एआई साथी मिलने वाला है। एआई साथी का नाम क्या है दोस्तों? पाल। पाल मतलब पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। चलिए दोस्तों, इसका बारे में डिटेल बताते हैं। देखिए, जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग और दीक्षा प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना चाहता है। अब आप सोचेंगे पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग क्या है? दोस्तों, पर्सनल, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ्स में वीक हैं। चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मैथ्स वीक हैं, आपको आपको आप जब आपके मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो पाल एक ऐसा टूल है जो आप रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मैथ्स में आप कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। और जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं उनको रिफाइन करने के लिए वो आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ आपको टेक्स्ट ऐसे प्रोवाइड करेगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो ये एक एआई टूल है, और अब ये एआई टूल दीक्षा प्लेटफॉर्म में भी यूज़ किया जाएगा। तो दीक्षा जो है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, और वो ई कंटेंट्स प्रोवाइड करता है स्कूल्स को थ्रू ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। और जो पाल है दोस्तों, वो लर्निंग एक्सपीरियंस को, जैसे कि मैंने बताया, इन्हेंस करता है बाई प्रोवाइडिंग टेलर्ड कंटेंट। टेलर्ड मतलब कि जहां आपको ज़रूरत है वो कंटेंट आपको वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है। जो आपके क्षेत्र, जो जहां आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वहाँ एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता है कि वो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम दूर हो जाए। और इसमें दोस्तों एनसीईआरटी, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग है, उसने मीटी से असिस्टेंट की बात की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कि भैया आप पाल और दीक्षा को इंटीग्रेट करने में हमारी मदद करें। और पाल जो है, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि मान लीजिए आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लर्न करते समय, तो एआई सिस्टम वो आपके मिस्टेक पकड़ लेगा और पाइथागोरस थ्योरम का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कुछ वीडियोज़ वो लिंक में दे देगा, जिसको आप देख के अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए चैलेंजेस क्या है दोस्तों। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, क्योंकि स्टूडेंट स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को कोड करने के लिए, किसी सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही हाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, जो ये इसमें एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे इंजीनियर्स के लिए। और नए जो कंटेंट है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए नए कंटेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो दीक्षा प्लेटफॉर्म और इसके इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाए। अभी देखिए दोस्तों, पाल का जो कंटेंट है वो 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए ही अभी चलाया जाता है। अभी इनिशियल फोकस वहाँ रहेगा, फ्यूचर में उसको और भी इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा सकता है। और इसके थ्रू दोस्तों क्या हासिल होगा, देखिए, और सब्जेक्ट्स क्या क्या इसमें रखे गए हैं दोस्तों? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखिए दोस्तों, इससे हासिल क्या होगा? देखिए, अब हमारी जो मिनिस्ट्री है वो लर्निंग आउटकम्स पे ध्यान दे रही है, सिर्फ डिग्रीज और पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रही है कि भैया हमने बीए, एमए, पीएचडी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया। इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव्ड हो, आउटकम्स उनके इम्प्रूव्ड हो, और आप कंस्ट्रक्टिवली जो सोसाइटी है, जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है, उसमें कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये जो प्लेटफॉर्म है, लगभग 35 लाख स्टूडेंट्स इसमें इनरोल करते हैं, इससे पढ़ाई करते हैं। लगभग 35 लाख स्टूडेंट इसमें इनरोल करने का टारगेट है दोस्तों। वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, और क्लास 10th में से ये जो ड्रॉप आउट करते हैं, इनको पढ़ाने का, इनको ट्रेन करने का टारगेट इस डिजिटल लर्निंग के थ्रू लिया गया है दोस्तों। और
दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच अब कैसे काम करता है, लेकिन अभी आप ये तो समझ गए हैं कि एआई जो है वो लगभग हर फील्ड में अब एंट्री कर रहा है। अब देखिए वॉइस कमांड एंड एआई इन दीक्षा, मतलब अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम है आप वहाँ बोल के आप दीक्षा और पाल से सिस्टम से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो उसका रिप्लाई आपको देंगे, वो आपका जवाब देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको उसका सोल्यूशन वो इस चैटबॉट के थ्रू करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।